जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। ठीक है, आज हम यहाँ पे 2 जून 2026 की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स बाइलिंगुअल मिलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मिलते हैं। प्लस यहाँ पर आपको मैं एमसीक्यू भी कराता हूँ, एमसीक्यू कराता हूँ। जो एमसीक्यू 3 पार्ट में होते हैं। एक तो वन लाइनर होते हैं आपके एमसीक्यू, क्या होते हैं आपके वन लाइनर एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, वन लाइनर होते हैं। उसके बाद असर्शन रीजन, मतलब क्या कहते हैं, अभिकथन और कारक के होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी होते हैं, ये भी मैं कराता हूँ। ठीक है ना। उसके बावजूद क्या है कि आपको अलग से पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम में, बाइलिंगुअल पीडीएफ। ठीक है, बाइलिंगुअल पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलती है, जिसको आप नोट कर सकते हैं। बाकी सजेशन ये रहेगी कि एमसीक्यू आप डेली जो है क्या कहते हैं करंट अफेयर्स नोट करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 2 जून 2026 के करंट अफेयर्स में। और ये करंट अफेयर जो भी है आपके हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। जैसे अभी अभी एएससी आरओ एआरओ की वैकेंसी आने वाली है ना, जितने भी करंट अफेयर्स आपको हैं उसमें एप्लीकेबल हैं, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि एक साल के अगर आपको चाहिए करंट अफेयर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे @सौरभ सिविल अकेडमी पर पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 2 जून 2026 समसामयिकी। ठीक है, टॉपिक 1, कंट्री फर्स्ट एसईजेड इस्टेब्लिश्ड बाय अर्बन लोकल बॉडी। अभी भी क्या है कि अर्बन लोकल बॉडी है। कहाँ की अर्बन लोकल बॉडी है? ये है लोकल बॉडी पुदुचेरी की। पुदुचेरी की जो अर्बन लोकल बॉडी है, इसने क्या किया है कि अभी अभी एक इसने एसईजेड स्टैब्लिश किया है। एसईजेड स्टैब्लिश किसने स्टैब्लिश किया? पुदुचेरी ने। ये क्या स्टैब्लिश किया है? एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश किया। स्टैब्लिश किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश किया है। अच्छा, इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की खासियत क्या है कि ये सेकेंड पेन ले लेते हैं ना। ये जो आपका ये एसईजेड है, ये पहला ऐसा है जो अर्बन लोकल बॉडी द्वारा स्टैब्लिश किया है। ऐसे क्या है कि जो भी एसईजेड है ये राज्य सरकार स्टैब्लिश करती है या केंद्र सरकार करती है। लेकिन ये जो लोकल बॉडी है, इस लोकल बॉडी का नाम है अलग्राटे म्यूनिसपैलिटी। मतलब इस म्यूनिसपैलिटी का नाम क्या है? आलगारेट नगर पालिका। ये पुदुचेरी की नगर पालिका है, जिसका नाम अलगारेट नगर पालिका है। इसने भारत में पहला शहरी निकाय है जिसके द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है स्टैब्लिश किया गया है। कुल निवेश कितना है? 725 करोड़ का निवेश है। कुल निवेश कितना है? 725 करोड़ का निवेश है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वैधानिक ढांचे की अगर बात करें कि एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत संचालित होता है। मतलब जो एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसका जो एक्ट है क्या, 2005 का एक्ट है। और ये भारत में सबसे पहला कहाँ पर खुला था? ये भारत में सबसे पहला गुजरात में खुला था। ठीक है, भारत में सबसे पहला एसईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर खुला था? ये गुजरात में खुला था। गुजरात में भी कहाँ पर? कांडला में खुला था। ठीक है ना। इसका इस समय नाम दीनदयाल पोर्ट हो गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? एम टू बूस्ट द रीजनल इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि क्षेत्रीय औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा बढ़ावा देना है। मतलब कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। मेनली इसका एम क्या होता है? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है ना। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसका मेनली वो करते हैं, बढ़ावा देती है सरकार। ठीक है, तो पहला जो ये निकाय है आलग्रेट म्यूनसिपैलिटी जो है पुदुचेरी का, ये पहली ऐसी म्यूनसिपैलिटी है देश की जिसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एस्टेब्लिश किया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंडिया फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप बाय अर्बन लोकल बॉडी लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिटी। किसी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? पुदुचेरी। ठीक है, ये देखिए ऑनलाइन क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। टोटल न्यूली स्टैब्लिश एसईजेड पुदुचेरी इन्वॉल्व टोटल म्युनिसिपल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 725 करोड़। भारत में नवनिर्मित एसईजेड कुल 725 करोड़ रुपए के नगर पालिका वित्तीय निवेश शामिल है। दोनों सही बात है। अच्छा, इन इंडिया लैंडमार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज इनेक्टेड इन ईयर 1965 अलॉन्ग विद द स्टेट कांडला ईपीजेड। ठीक है, भारत में ऐतिहासिक विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 1965 में कांडला ईपीजेड के नाम से स्थापित ईपीजेड की स्थापना साथ अधिनियमित किया गया था। देखिए यहाँ देखिए, ये कांडला भी सही है, ईपीजेड भी सही है, एसईजेड भी सही है, लेकिन ये 1965 गलत हो गया। देखिए, देख रहे हैं ना कितना छोटा छोटा बारीक डिफरेंस है। 2005 में किया गया था ना, ये कितने किया? 2005 में किया गया था, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपका केवल क्या हो गया? पहला सही हो गया। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक से तो क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। और मैं आपको क्या कराता हूँ कि तीनों फॉर्मेट क्वेश्चन कराता हूँ। सोचिए, जनरली आपको यूट्यूब में मिलेगा ही नहीं, सच में नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको तीनों फॉर्मेट क्वेश्चन कराए जाए। ठीक, चलिए असर्शन रीजन करते हैं। ऑल ग्रांड म्यूनसिपैलिटी सेटअप एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एसईजेड। ठीक, पुदुचेरी ऑलग्रेड नगर पालिका ने एक निर्यात उन्मुख एसईजेड की स्थापित किया। ये चीज बिल्कुल सही है, इसने स्टैब्लिश किया है।
अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि क्यों स्टैब्लिश किया है? इसलिए स्टैब्लिश किया है, अर्बन लोकल बॉडी एज इंक्रीजिंग मैंडेट टू एक्सपेंड इकोनॉमिक बेस एंड बूस्ट डोमेस्टिक एक्सपोर्ट अंडर दी एसीजेड एक्ट 2005। क्यों स्टैब्लिश किया? क्योंकि शहरी निकायों को एसीजेड अधिनियम 2005 के तहत आर्थिक आधार का विस्तार करने और घरेलू निर्यात को बढ़ावा देने का अधिकार है। ये दोनों सही है ना? ये भी दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि भाई निर्यात करने के लिए ही इसने स्टैब्लिश किया है अपने को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हांगकांग एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, अभी अभी क्या हो रहा है कि अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित हो रही, कहाँ पर हो रही है? हांगकांग। कहाँ पर हो रही है? हांगकांग में। देखिए, होस्ट कंट्री याद रखिए, मेजबान देश कौन है? हांगकांग द्वारा। किसके द्वारा? हांगकांग द्वारा। इसका संस्करण कौन सा है? इसका संस्करण है 22वां संस्करण। ये याद रखिए, एडिशन कौन सा है इसका? 22nd एडिशन, मतलब 22वीं अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप हांगकांग में आयोजित की जा रही है। अच्छा, इसमें पहली बात तो देखिए, इसमें प्रथम कौन आया है? चाइना का आया है। फर्स्ट कौन है इसमें? चाइना है। फर्स्ट कौन आया है इसमें? चाइना आया है। ठीक, और भारत की जो ओवरऑल रैंकिंग क्या है? भारत ने 19 मेडल जीते हैं। भारत ने कितने मेडल जीते हैं? कितने पदक जीते? 19 पदक भारत ने जीते हैं, जिनमें से 10 आपके गोल्ड है, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, 10 स्वर्ण, 5 रजत, 4 कांस्य। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, और टोटल क्या है कि 48 जो है क्या कहते हैं एथलीट पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब प्रतियोगिता में भारत के 48 एथलीटों ने भाग लिया, मतलब टोटल नंबर कंटिजेंट जो है 48 इंडियन एथलीट्स का पार्टिसिपेट किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। चाइना सिक्योर द फर्स्ट रैंक ऑन द मेडल टैली, मतलब टैली में चाइना का क्या है? फर्स्ट प्लेस है। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चंस करते हैं। इन द 22nd एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप होस्टेड एट हांगकांग, हाउ मेनी मेडल इंडिया वन? भारत ने कितने मेडल जीते? 19 मेडल। ठीक है, अच्छा, ठीक, नेक्स्ट। फॉलोइंग शिट रिगार्डिंग दी 22nd एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। ठीक है, 22वां याद रखिएगा, 22वां है। ठीक है, अच्छा। इंडिया फिनिश अप टॉप रैंक ऑफ द एब्सोल्यूट मेडल टैली सेपरेशन चाइना। भारत चीन को पीछे छोड़कर तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। गलत बात ना, चाइना प्रथम है, तो इसमें गलत हो गया। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया टोटल मेडल काउंट ऑफ 90 एग्जैक्टली 10 वेयर गोल्ड मेडल। देखिए ऊपर देखिए आप, 10 गोल्ड मेडल है ना, ये देखिए 10 आपके गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। तो क्या कह रहा है एग्जैक्टली भारत ने कितने? 10 गोल्ड जीते। भारत ने कुल 19 पदकों में से ठीक 10 स्वर्ण पदक थे। वो सही बात है, मतलब क्या हो गया? पहला आपका गलत, दूसरा आपका क्या हो गया? सही हो गया। देखिए मतलब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपका। ठीक, चलिए। The Indian junior athletic pool perform as a Indian junior athletic pool perform optimally at the 22nd Asian Under 20 Championship। 22वीं एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर एथलेटिक दल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बिल्कुल उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है कि भैया सेकंड पोजीशन आई, मतलब आपका प्रदर्शन क्या है? उत्कृष्ट है। ठीक है, ये मासिव कंटिजेंट 48 सिलेक्टेड इंडियन एथलीट पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीपल इवेंट इन हांगकांग। देखिए दोनों सही है। क्या कह रहा है? हांगकांग में विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए भारत के 48 चयनित एथलीटों के एक बड़े दल ने हिस्सा लिया था। ठीक है, दल ने हिस्सा लिया था, इसलिए ये परफॉर्म ऑप्टिमली किए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। ये दोनों सही है, लेकिन दोनों एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना, ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा भी करता है ना कि बी ऑप्शन को ऊपर देता है, ए को नीचे देता है, इसलिए ऑप्शन पढ़ने के बाद ही करेक्ट कर टिक लगाए आपको। ठीक है ना, ठीक है। एफ सॉयल फार्मर हीरो अवार्ड। अच्छा, एफ सॉयल फार्मर हीरो अवार्ड। एफ मतलब ये क्या, देखिए एक अवार्ड दिया गया है, जिस अवार्ड का नाम है फूड क्या कहते हैं, सॉयल फार्मर हीरो अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड देता कौन है? ये अवार्ड देता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन ये पुरस्कार देता है, जिसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? रोम इटली में। मुख्यालय रोम इटली में है। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में। देखिए इसका स्टैटिक्स पार्ट हो गया, इसका क्या हो गया? स्टैटिक पार्ट हो गया। ठीक है ना, अच्छा, इसलिए मेरे करंट अफेयर्स लंबे होते हैं, क्योंकि मैं कोई स्टैटिक है प्लस 360 मैं आपको पूरा कवर कराता हूँ। 360 पूरा कवर अप होता है हमारे यहाँ। ठीक है, प्लस क्वेश्चंस भी हम लोग कराते हैं। ऑनर टू प्रोग्रेसिव वल्लवन फार्मर फ्रॉम तमिलनाडु, मतलब एक प्रगतिशील वल्लवन किसान है, वल्लवन फार्मर, इनको क्या किया? सम्मानित किया गया है। इनका क्या योगदान है? ही इज डेडिकेटेड कोकोनट फार्मर हु वाज इफेक्टिवली प्रॉम्प्टेड मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम इनकम्प्रेसिंग 14 डिफरेंट क्रॉप। मतलब इन्होंने क्या किया है? जो ये वल्लवर जी है, इन्होंने 24 विभिन्न फसलों की मल्टीपल क्रॉपिंग की, मतलब बहुफसल प्रणाली के साथ इनको बढ़ावा दिया है, और इन्हें 14 फसल लगाई है। मतलब ये क्या है कि मुख्यतः ये नारियल किसान है, लेकिन इन्हें 14 विभिन्न फसलों को क्या किया है? बोया है। ठीक है, और 14 विभिन्न फसलों को बोया है। इसी वजह से इनको क्या है कि एफओए द्वारा सॉयल हीरो अवार्ड, सॉयल फार्मर हीरो अवार्ड क्या है? इनको मिला है। अच्छा, इन्होंने इन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली? इनके इंस्पिरेशन सदगुरु जग्गी वासुदेव, आपने नाम सुना होगा। ठीक है,
जो आपके दक्षिण भारत में सबसे बड़ी आदि योगी शिव जी की प्रतिमा है, ठीक है ना, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। तो इनकी जो फाउंडेशन है सदगुरु जग्गी वासुदेव की, इस फाउंडेशन से क्या कहते हैं, ये प्रभावित थे, अत्यधिक प्रभावित थे। क्यों प्रभावित थे? क्योंकि ये जो इनकी फाउंडेशन थी, क्या कहते हैं, ईशा फाउंडेशन, ईशा फाउंडेशन ने लगभग जो है 242 करोड़, ठीक है ना, 242 करोड़ जो है पौधे बोए थे। तो कहाँ पर लगाए थे? अलाइन दी सदगुरु सॉइल इनिशिएटिव, ग्लोबल सॉइल इनिशिएटिव, मतलब क्या कहते हैं कि जो जग्गी फाउंडेशन था, इसने सेव सॉइल इनिशिएटिव चलाया था, मतलब मृदा बचाओ, एक क्या कहा था कि एक उन्होंने कैंपेन चलाया था। इस कैंपेन के तहत जो कावेरी रिवर बेसिन है, मतलब जो ये कावेरी नदी का जो एक किनारा है, इस किनारे पे इन्होंने लगभग 242 करोड़ पौधे रोपे थे। कितने पौधे रोपे थे? 242 करोड़ पौधे रोपे थे, ठीक है। जिसके और पौधे क्यों रोपे थे? पौधे रोपने का एम ये था कि क्या कहते हैं, 12 महीने क्या हो सके, 12 महीने आपकी जो है नदी क्या हो सके, प्रवाहित हो सके, 12 महीने नदी प्रवाहित हो सके। इसी वजह से सदगुरु जग्गी वासुदेव की ईसा फाउंडेशन ने 242 करोड़ पौधे जो है नदी के किनारे रोपे थे, ठीक है। और इसी चीज से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने मल्टी क्रॉपिंग की है वल्लुवर जी ने, जिनको जो है सॉइल फार्मर हीरो पुरस्कार क्या है, मिला है। वन लाइनर क्वेश्चन देखिए, सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड बाय रिसेंटली कॉन्फर्ड अपॉन ए मल्टी क्रॉपिंग कोकोनट फार्म बिलोंगिंग टू विच स्टेट? एफएओ द्वारा प्रदान किया गया सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड हाल ही में किस भारतीय राज्य के बहुफसली यानी किसान को दिया गया है? किसको दिया गया है? तमिलनाडु के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एफएओ सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड। एफएओ सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसान ने 14 फसलों में बहु फसल प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए किसी क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की। बिल्कुल सही बात है। द रिसिपिएंट फार्मर अचीव्ड एग्रीकल्चर डिस्टिंक्शन बाय सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग ए मल्टी क्रॉप मैट्रिक्स ऑफ 14 क्रॉप। बिल्कुल सही बात है। द एफएओ इज ए स्पेशलाइज्ड ह्यूमन एजेंसी हेडक्वार्टर इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। अभी हमने पढ़ा इसके हेडक्वार्टर क्या है, रोम इटली में है। तो आपका क्या क्या पहला सही है। देखिए, करंट जो चल रहा है इस समय, ठीक। और ये क्या हो गया, स्टैटिक, करंट स्टैटिक मिटा के स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए मैं आपको जो करंट अफेयर्स है में स्टैटिक पोर्शन भी क्या करता हूँ, इंक्लूड करता हूँ, ताकि आपका करंट के साथ साथ स्टैटिक भी मजबूत, ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड इनलाइटली इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अलोंग एग्रीगेरियन प्रोडक्टिविटी। सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड कृषि उत्पादकता के साथ साथ पर्यावरणीय स्थिरता को भी रेखांकित करता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब सॉइल फार्मर अवार्ड क्या है कि आपको इसलिए दिया जाता है ताकि जो है क्या कहते हैं कि जो भी आपकी मतलब किसान हो रहे हैं, किसान जो लोग कृषि बो रहे हैं, इसके साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखें, ठीक है। दिस एसोसिएशन सेव्स और एसएम फ्रेमवर्क लेट टू एक्सटेंसिव इकोलॉजिकल प्लांटेशन अक्रॉस कावेरी रिवर बेसिन 242 करोड़ प्लांट्स, ठीक है। क्या कह रहा है कि इससे जुड़े सेवा अभियान ढांचा ने 242 करोड़ के 242 करोड़ के वृक्षारोपण का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हो गया, ठीक है। देखिए, रुपया नहीं होगा, यहाँ पर गलत मिसप्रिंट हो गया है। और 242 करोड़ पौधे जो इसी वजह से लगाए हैं क्योंकि ये जो हीरो अवार्ड है ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए ए आर दोनों क्या है, सही हो गया। टॉपिक 4, एडवांस पैकेजिंग ग्लास कोड सबस्ट्रेट फैसिलिटी। एडवांस पैकिंग ग्लास कोड सबस्ट्रेट फैसिलिटी अभी भी क्या है कि उड़ीसा, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उत्कल से भी पहले कहते थे, उड़ीसा को पहले क्या कहते थे, उत्कल कहते थे। उत्कल के उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक क्या कहते हैं फैसिलिटी प्लांट स्टैब्लिश हुआ जिसका नाम है एडवांस्ड पैकिंग ग्लास कोड सबस्ट्रेट फैसिलिटी। अच्छा, इसको स्टैब्लिश किसने किया है? इसको स्टैब्लिश किया इंटेल कॉर्पोरेशन ने और 3D ग्लास सॉल्यूशन के कॉर्पोरेट सहयोग के माध्यम से निर्मित है। मतलब ये जो प्लांट है ये कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन जो इंटेल का है और 3D ग्लास सॉल्यूशन दोनों के कोलैबोरेशन से इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। और इसने इन्वेस्टमेंट कितना है, लगभग 31,600 करोड़ का। इसमें 31,600 करोड़ का भारी निवेश शामिल है। अच्छा, इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि उड़ीसा राज्य को एक प्रमुख माइक्रो इलेक्ट्रिक और सेमीकंडक्टर विनिर्माण हब के रूप में तेजी से विकसित करना। मतलब इसका एम ये है कि उड़ीसा में एक अच्छा खासा हब विकसित किया जाए, उड़ीसा में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का हब विकसित किया जाए। मतलब उड़ीसा में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करने के लिए ये जो है स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसकी कीमत क्या है, 31,600 करोड़ रुपए इसकी, ठीक है ना। चलिए,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एंड हाईटेक एडवांस पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट फैसिलिटी इन्वॉल्विंग ए कैपिटल आउटले ऑफ 31,600 करोड़ शेड्यूल टू बी सेटअप एट 31,600 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय वाली एक हाईटेक एडवांस पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट फैसिलिटी कहाँ स्टैब्लिश की जाएगी, स्थापित की जाना है? भुवनेश्वर। कहाँ पर? भुवनेश्वर। ठीक। दूसरा प्रश्न करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवांस पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट फैसिलिटी। एडवांस पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट फैसिलिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इट इज सेटअप बाय स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बिटवीन इंटेल कॉर्पोरेशन एंड 3D ग्लास सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। इसे इंटेल कॉर्पोरेशन और 3D ग्लास सॉल्यूशन के बीच रणनीतिक निवेश सहयोग के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अच्छा, द फैसिलिटी एम्स टू पोजिशन उड़ीसा एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉजिस्टिक ट्रांसशिपमेंट हब। गलत जवाब। ठीक है। इसका उद्देश्य उड़ीसा को एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रसद ट्रांसशिपमेंट हब में स्थापित करना है। बिल्कुल गलत बात है। इसको सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्टैब्लिश करना है ना, तो इसका क्या होगा? केवल पहला सही। ठीक है। अच्छा, इसका एक कथन कारक का क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल एलोकेशन वर्थ Rs 31,600 करोड़ हैज बीन राउटेड टू भुवनेश्वर फॉर ग्लास कोर सबस्ट्रेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ग्लास कोर सबस्ट्रेट के औद्योगिकरण के लिए भुवनेश्वर को 31,600 करोड़ रुपए की पूंजी आवंटित की गई है। क्यों? क्योंकि उन्नत ग्लास पैकिंग सबस्ट्रेट अगली पीढ़ी में सेमीकंडक्टर असेंबली के महत्वपूर्ण विनिर्माण घटक है। सही बात है, क्योंकि ये अगली पीढ़ी की मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, इसलिए तो इसको स्टैब्लिश की गई है। ठीक। एडवांस ग्लास पैकेजिंग सबस्ट्रेट कंस्टिट्यूट क्रूशियल मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉकेज इन स्ट्रक्चर नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर असेंबली। मतलब अगली जो पीढ़ी आएगी उसके लिए एक अच्छा खासा ये हब बन के तैयार हो जाएगा, इसलिए तो इसको स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है ना। चलिए, टॉपिक 5, बाबेसिया इन्फेक्शन आउटब्रेक। बेबेसिया इन्फेक्शन आउटब्रेक अभी अभी जो गुजरात स्थित एक गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ठीक है। जहाँ पर क्या है? बब्बर शेर एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? एशियाटिक लायन। ठीक है। एशियाटिक लायन पाए जाते हैं यहाँ पर, जिसको हम क्या कहते हैं? बब्बर शेर कहते हैं ना, बब्बर शेर। ठीक है ना, बब्बर शेर यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। तो अभी अभी क्या हुआ है? एक बेबेसिया इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है। क्या स्प्रेड हुआ है? बेबेसिया इन्फेक्शन क्या है? संक्रामक रोग जो है फैला है, जिससे क्या है कि 8 एशियाटिक लायन के जो कब है, कब मतलब उनके जो शावक हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। मतलब बपेसिया इन्फेक्शन से 8 एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पर उनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। ठीक है। कारण क्या है? द ट्रांसमिशन is caused by the blood-borne tick parasitic that actually destroy the red blood cell। मतलब ये क्या है कि परजीवी से होता है। किससे होता है? परजीवी से होता है। परजीवी जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, मतलब इन जानवरों के शरीर के अंदर जब ये गया होगा, तो उनके शरीर की आरबीसी को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। मतलब लाल रक्त कोशिकाओं को ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये 8 शावकों की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। अच्छा, इसका मतलब मनुष्य में फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। अगर मनुष्यों में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, मतलब कि रक्त आधान हो, अगर एक दूसरे को ब्लड चढ़ाया जाए और ब्लड कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड मतलब क्या हो गया कि अगर जो रक्त है वो संक्रामक है, तो जिस व्यक्ति को खून चढ़ाया जा रहा है, रक्त चढ़ाया जा रहा है, उसको भी ये बीमारी हो सकती है। ऐसे ये बाकी टच करने से डिसीज नहीं फैलती है मनुष्यों में। ठीक है ना। The Babesia infection recently caused the death of 8 lions का प्रिवेलेंट इकोलॉजिकल सेंचुरी कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। हाल ही में 8 शेरों के शावकों की मौत का कारण बना बेबेसिया इन्फेक्शन किस राष्ट्रीय उद्यान में फैला है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बबेसिया इन्फेक्शन। बबेसिया इन्फेक्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इट इज कॉज्ड बाय वर्नल बैक्टीरियल स्टेट दैट अटैक द रेस्पिरेटरी लाइनिंग ऑफ कैनाइंस। गलत जवाब। कैनाइन से नहीं फैलता। ये किस पे फैलता है? ये घातक जीवाणु स्ट्रेन के कारण होता है, जो कैनिन के श्वसन तंत्र पर हमला करता है। बिल्कुल गलत बात। हमने पढ़ा ना, ये किस पे हमला करता है? हमारे रक्त कोशिकाओं पे हमला करता है। द इन्फेक्शन डायरेक्टली प्राइमरी इम्पैक्ट रेड ब्लड सेल एंड पॉजिटिव जेनेटिक ट्रांसमिशन रिस्क वाया टू ह्यूमन वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बिल्कुल सही बात है। ये संक्रामक सीधे लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है और रक्त आधान के माध्यम मनुष्य में फैलने में जोखिम रखता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब जोखिम है। ठीक है ना। देखिए, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको 3 फॉर्मेट में करा रहा हूँ। ठीक है ना। स्टेटमेंट, हाँ चलिए एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। वाइल्ड लाइफ वेटेरियन रिसेंटली क्लोजिंग ट्रैकिंग वेक्टर पॉपुलेशन इनसाइड द गिर नेशनल पार्क। ठीक है। वन जीव चिकित्सक गिर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर वेक्टर परजीवी आबादी के बारे में निगरानी कर रहे हैं। क्यों निगरानी कर रहे हैं? मतलब क्या कह रहा है? मैंने आपको सर्जन सॉल्व करने तरीके बताया था। क्यों एक शब्द लगाएंगे? क्या लगाएंगे? वाई।
ठीक है, तो कह रहा है वन जीव पशु चिकित्सक गिर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर आबादी की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेबेसिया के संचरण विशिष्ट टिक परजीवी द्वारा संचालित होता है जो आसपास के मानव आवासों के लिए क्रॉस संदेशों में जोखिम पैदा कर सकते हैं। बेबेसिया ट्रांसमिशन ड्राइवन बाय स्पेशलाइज्ड टिक पैरासाइट दैट पॉसेस क्रॉस कंटामिनेशन विद सराउंडिंग ह्यूमन। इसे तो कर रहे हैं भैया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि 2 साल बाद क्या कहते हैं इनके साथी चिराग की जोड़ी ने एक क्या कोई खिताब जीता हुआ है। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2026, सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2026। ठीक है, क्या हुआ है कि इस बैडमिंटन ओपन कहाँ पर हो रहा है? सिंगापुर में हो रहा है। इस सिंगापुर में जो ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, इसमें भारत के 2 महान खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन के। एक का नाम है सात्विक चिराग चिराग जी, और एक चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी और सात्विक, इन दोनों की जोड़ी ने क्या किया है? सिंगापुर बैडमिंटन ओपन जो है जीत लिया है। अच्छा, इन्होंने क्या जीता है? वॉन दी हाईली प्रेस्टिजियस मेंस डबल टाइटल। प्रतिष्ठित युगल खिताब को इन्होंने अपने नाम किया है। मतलब सात्विक चिराग जी की जो जोड़ी है, इसने जो है प्रतिष्ठित युगल पुरस्कार जो है अपने नाम पर कर लिया है। अच्छा, इसकी श्रेणी कौन सी टूर्नामेंट की? इसकी श्रेणी जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BWF सुपर 700 कैटेगरी। मतलब इसको BWF 700 श्रेणी में क्या किया गया है? इसको जो है शामिल किया गया है। मतलब इस कैटेगरी के अंतर्गत इन्होंने पुरस्कार जीते हैं। फाइनल मैच कहाँ पर है? फाइनल मैच क्लिंच द ट्रॉफी बाय डिफीटिंग द टॉप सीडिंग द टीम फ्रॉम इंडोनेशिया। मतलब जो है फाइनल मुकाबले में इन्होंने इंडोनेशिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराकर ट्रॉफी पे कब्जा कर लिया। मतलब इन्होंने डिफीट किसको किया है? ठीक ठीक, मतलब इन्होंने हराया किसको? इन्होंने हराया है इंडोनेशिया को। किसको हराया है? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया को हरा के सात्विक चिराग की जोड़ी ने BWF सुपर 700 कैटेगरी में क्या कहते हैं मेंस डबल टाइटल का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, द इंडियन डायनेमिक ह्यूज सात्विक एंड चिराग रिसेंटली क्लीन द मेंस डबल टाइटल सिंगापुर ओपन। कौन सा? सुपर 700। इसमें सुपर 700 सात्विक और चिराग की भारतीय जोड़ी ने हाल ही सिंगापुर ओपन 2026 से पुरुष युगल खिताब जीता है। किसमें? सुपर 700 में। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2026। सात्विक मतलब क्या कह रहा है? सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2026 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सात्विक चिराग ने भारत के मिक्स डबल का खिताब जीता है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशिया के विश्व स्तरीय प्रतिद्वंदी शिकस्त दी। ठीक है, मिक्स डबल नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मिक्स डबल में नहीं जीता। ठीक है, मिक्स डबल पे नहीं लेनी। देखिए छोटी छोटी चीजें देखिए ध्यान देने की बात है। मिक्स डबल में तो नहीं है ना, ठीक है ना, ये मिक्स डबल्स में है। देखिए मिक्स डबल यहाँ पे गलत हो गया। सात्विक चिराग शेट्टी वॉन द मिक्स डबल टाइटल। नहीं, मिक्स डबल नहीं, मिक्स डबल है। ठीक है ना। द इंडियन पेयर डिफीटेड द वर्ल्ड क्लास फाइनल ओपोनेंट हेलिंग फ्रॉम इंडोनेशिया। ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशिया के विश्व स्तरीय प्रतिद्वंदी को शिकस्त दी। बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया क्वेश्चन? assertion region. The baseline qualification matrix of BWS Super 700 event features increased global competition table. BWS Super 700 स्पर्धाओं के लिए आधारभूत योग्यता मैट्रिक्स के 3 वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शामिल है। बिल्कुल सही बात है। ये विश्व की क्या है कि अच्छी प्रतिस्पर्धाओं में BWS Super 100 क्या है? शामिल है। ये बात बिल्कुल सही है। सात्विक चिराग सक्सेसफुल डोमिनेटेड टूर्नामेंट के बाद ascending the top tier tournament seeding from Indonesia coach. सात्विक और चिराग ने इंडोनेशिया की शीर्ष स्तरीय जोड़ी को बाहर करके टूर्नामेंट जीत कर सफलतापूर्वक दबदबा बनाए रखा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़े है कि इसीलिए शामिल है क्योंकि उन्होंने पुरस्कार जीत लिया। नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन चक्रव्यूह। तो अभी अभी ऑपरेशन चक्रव्यूह चालू किया गया। किसके द्वारा चालू किया गया है? डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, मतलब राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा जो है एक ऑपरेशन चालू किया जिसका नाम है ऑपरेशन चक्रव्यूह। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ चालू किया गया है? कंडक्टेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ केरला। ये केरल स्टेट के राज्य में संचालित किया जा रहा है। और इसके तहत क्या है? 24 किलो क्या कहते हैं मादक पदार्थों को जब्त किया गया है। मतलब क्या किया गया है? 24 किलो प्रतिबंधित ड्रग्स को क्या किया गया है? सील किया गया है। जो नार्कोटिक ड्रग्स है और साइकोट्रोपिक ड्रग है। मतलब दो तरह के जो ड्रग्स हैं जिनका नाम नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स, उनको जब्त किया गया है। कितने ड्रग्स जब्त किए गए? 24 किलोग्राम। किसके द्वारा? DRI द्वारा। DRI ने कहां पर किया है? केरल राज्य में किया है। ठीक है, अच्छा, छापे कहाँ कहाँ पर मारे इन्होंने जो रेड कंडक्ट की कहाँ पर? कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और मल्लपुरम। मतलब छापों के तहत कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मल्लपुरम सहित इन केंद्रों पर क्या किया गया? छापा मारा गया है। अच्छा, और DRI की बात करें, ठीक है, तो DRI क्या है?
इसको जो लीगल फॉर्म मिलती है कहाँ से मिलती है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 द्वारा। मतलब जो 1985 का जो है एनडीपीएस एक्ट है, इसके द्वारा इसको क्या है, शक्तियां मिलती हैं। देखिए स्टैटिक पार्ट है, उसे पूछ सकता शक्तियां कहाँ से मिलती है, तो 1985 के एनडीपीएस एक्ट से शक्तियां इसको मिलती हैं। इसका उद्देश्य क्या है, नशीले पदार्थों के कार्टेल के मुनाफो अवैध तस्करी को पूरी तरह समाप्त करना। मतलब इसका एम क्या है कि नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना और क्या कहते हैं, इनके प्रसार प्रसार को रोकना। इसका क्या है, इसका मुख्य एम। क्वेश्चन करते हैं, ऑपरेशन चक्रव्यूह रिसेंटली लॉन्च टू सीज इलीगल साइकोट्रॉपिक सबसे मेजर ट्रांजिस्टिक नोड्स लाइक कोची एंड मल्लपुरम। किसके द्वारा किया गया, डीआरआई द्वारा। कोची और मल्लपुरम जैसे प्रमुख पारगमन केंद्रों पर अवैध नशीले पदार्थों को जब्त करने के लिए हाल ही में शुरू कर गया ऑपरेशन चक्रव्यूह किसके द्वारा निष्पादित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, डीआरआई राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा। ठीक है। अच्छा दूसरा करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑपरेशन चक्रव्यूह। ऑपरेशन चक्रव्यूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट लेड द रिकवरी ऑफ सीजर ऑफ एक्जेक्टली 24 किलो ऑफ इलीगल नार्कोटिक सब्सटेंस इन केरला। इसके तहत ठीक 24 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थों की जब्ती की गई। बिल्कुल सही बात है, 24 किलो मादक पदार्थ क्या किए गए हैं, जब्त किए गए हैं। ठीक है। अच्छा, द डीआरआई अपनी जांच जब्ती का अधिकार फेमा 1999 अधिनियम से प्राप्त करता है। बिल्कुल गलत बात है, हमने क्या बताया 1985 का एनडीपीएस एक्ट से करता है ना, तो क्या हो गया, गलत हो गया। डीआरआई डिराइव्स द इन्वेस्टिगेशन सीजर मैंडेट डायरेक्टली फ्रॉम फेमा ना, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, इतने डीप मैं आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, शायद आपको यूट्यूब में मिले ही ना। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, ऐसा वैसा नहीं जाना। डीआरआई कंडक्टेड द कोऑर्डिनेटेड एंटी स्मगलिंग स्वीप इन कोलकाता त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि डीआरआई ने कहाँ कहाँ किया है, डीआरआई ने रेड कंडक्ट की है एंटी स्मगलिंग स्वीप कोची और त्रिवेंद्र के एयरपोर्ट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कार्टेज एक्सटेंसिवली अब्यूज हाई ट्रैफिक एविएशन ट्रांजिट चैनल टू सिक्योर लिट प्रॉफिट बाय साइकोट्रॉपिक कार्गो डिस्ट्रीब्यूशन। मादक पदार्थों के कार्टेल अवैध नस्ली पदार्थों के वितरण लाभ कमाने के लिए उच्च यातायात वाले विमान परिगमन का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। देखिए इन्होंने रेड क्या कहते हैं एयरपोर्ट भी क्यों कंडक्ट किए, क्योंकि एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा से ज्यादा इन ड्रगों के मतलब आवागमन के लिए। हो गया ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा ड्रग के आवागमन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए डीआरआई ने रेट कहाँ कंडक्ट की है, एयरपोर्ट में। तो सही हो गया कि नहीं। टॉपिक 9, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कैडर। अभी आप सुन रहे होंगे ये ईडी बहुत तेजी से, मतलब ईडी का नाम तो सुन ही रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है ना। और भी क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी के पुत्र हेमंत सोरेन जी, उनके यहाँ भी ईडी का छापा पड़ा। तो ईडी मतलब काफी चर्चा में रहती है। ठीक है। तो अभी भी क्या किया गया, इसके कैडर का क्या किया गया है, रिस्ट्रक्चर किया गया है। अच्छा, तो कैसे किया गया है, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टॉप ब्लैकमेल करवाने ऐसे। पहली बात हम जानते हैं कि ईडी है क्या। तो ईडी का एम क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि जो लोग अपने काले धन को सफेद धन में बदलते हैं, मतलब काला धन मतलब नॉन टैक्सेबल मनी, नॉन टैक्सेबल मनी को मतलब कि बिना टैक्स के पैसे को जो लोग मतलब सफेद पैसे मतलब टैक्स मनी में बदल देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड, वो कहते हैं ब्लैक मनी कहते हैं। तो ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग मतलब क्या कहते हैं, इसकी मतलब कि चेंजिंग को रोकना, इसका ही क्या एम है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाने तो ईडी की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई, 1956 में। ये किसके अधीन आता है, वित्त मंत्रालय का अधीन। ये याद रखिएगा किसके अधीन आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के। किसके अधीन आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये इसके अधिकार क्या क्या है, मतलब इसके अधिकार क्या है, मतलब वैधानिक सूत्र क्या क्या है, ये क्या कर सकते, मतलब इसके अधिकार क्या, शक्तियाँ क्या क्या है इसके पास। तो ये क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, रेड कर सकता है, या प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, सील कर सकता है। मतलब छापेमारी करना, अवैध संपत्तियों को सील करना, ये इसके पास क्या है, गिरफ्तारी करना, इसके पास क्या है, कानूनी अधिकार है। अच्छा, इसके पास जो कानूनी अधिकार मिलते हैं, इसकी शक्तियां इनको कहाँ से मिलती हैं, इनकी शक्तियां इनको मिलती हैं पहली बात तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से। ठीक है, मतलब कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 से, पीएमएलए 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999। ठीक है, 1999, मतलब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 से इसको क्या शक्तियां मिलती हैं। अच्छा, अब देखिए कितना इसका स्टैटिक पार्ट था, देख रहे हैं, मतलब कि इतनी डीप करंट अफेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक मैंने इसका क्या बताया, अभी इसका मैंने स्टैटिक पार्ट बताया है। अब इसका हम करंट का देखिए, करंट देखिए छोटा सा ही होता है, ज्यादा करंट होता नहीं है, लेकिन अगर उस करंट के साथ इंटीग्रेट करके अगर आपको स्टैटिक पोर्शन दे देगा तो आप फंस सकते हैं। ठीक है। तो कैडर इज अंडरगोइंग मेजर स्ट्रक्चरल चेंज आफ्टर लॉन्ग गैप ऑफ 15 ईयर्स।
ठीक है, क्या कह रहा है कि 15 साल के लंबे अंतराल के बाद जो है कैडर में बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है कि स्वीकृत पद जो है 60% बढ़ गए हैं। मतलब 2000 जो पद थे लगभग 2 से 3 हजार पद लगभग बढ़ गए हैं। स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, मतलब पोस्टें बढ़ाई गई हैं तो भर्तियां इसमें निकलेंगी। ठीक है, 60% लगभग भर्तियां इसमें क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। ठीक है। अच्छा, जस्ट सेंट्रल कैडर इन्फोर्समेंट डाटा इज अंडरगोइंग स्ट्रक्चरिंग आफ्टर हाउ मेनी ईयर। प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी कैडर में कितने वर्षों बाद संरचनात्मक पुनर्गठन किया जा रहा है? 15 वर्षों बाद। ठीक है। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ईडी। प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिवली द ईडी ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गलत जवाब। प्रशासनिक रूप से ईडी गृह मंत्रालय के अधीन काम करता नहीं, मैंने बताया ना, वित्त मंत्रालय के अधीन करता है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन। ठीक, पहले शब्द गलत हो गया आपका। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? फॉलोइंग द करंट रिस्ट्रिक्शन द टोटल अप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ विल एक्सपेंड फ्रॉम 60% रीचिंग द 300 पोस्ट। बिल्कुल सही है। वर्तमान पुनर्गठन के बाद कुल स्वीकृत मानव संसाधन क्षमता 60% विस्तार होगा, जो 3000 पदों तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या कह रहा है? Assassination में the EDS has strengthened legal authority including asset seizing and localized raid। ईडी संपत्ति सील करने का स्थानीय स्तर पर छापेमारी सहित कई कानूनी अधिकारों का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि इसको जो पावर मिलती है, क्योंकि इसको जो पीएमएलए अधिनियम 2002 और फेमा अधिनियम 1971 वैधानिक समर्थन निदेशालय के अवैध संपत्ति जब्त करने की आनुवंशिक शक्ति प्राप्त है। देखिए कितनी सही बात बोल रहा है कि नहीं। क्यों करता है? क्यों क्यों कर लेता है? संपत्ति सील कर लेता है, क्यों छापे मार लेता है? क्योंकि इसको 2002 और 1999 के पीएमएलए और फेमा अधिनियम से इसको शक्तियां मिलती हैं। तो दोनों सही हो गया और इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। स्टैच्यूटरी बैकिंग अंडर द पीएमएलए एक्ट 2002 एंड फेमा एक्ट 1999 लीगली एम्पावर्ड टू डायरेक्ट द आइसोलेट इलिक्ट फाइनेंशियल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, टॉपिक 9। रेयर ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज स्पॉटेड। दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति खोजी गई है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गाइना कैथा खासीयाका। ठीक है, क्या नाम है इसका? गाइना खाता खासीयाका। ठीक है, ये एक प्रजाति खोजी गई इसके रेयर ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई आप जानते होंगे ना, ऐसे होती ड्रैगन फ्लाई। ठीक है ना, ऐसे होती है। ठीक ना, इसके पंख बने होते हैं। ठीक है ना, आगे होती है। ठीक है ना। अच्छा, स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पहली बार दिखाया गया है। कहाँ पर देखा गया है? अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पहली बार इसको देखा गया है। अच्छा, और कहाँ पर देखा गया है? ये अबोर हिल रीजन, जो नामदफा राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, अबोर हिल्स में, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर अबोर हिल्स में इसको देखा गया है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या है? इसकी लंबी पूंछ है। इसकी क्या आधार लंबी पूंछ संरचना द्वारा इसकी पहचान है। मतलब इसकी पूंछ जो है बहुत लंबी है, इसकी वजह से लंबी पूंछ है। और ऐसे इसके ड्रैगन फ्लाई, ठीक है ना, ड्रैगन फ्लाई आप देखे होंगे। ठीक है, इसको हेलीकॉप्टर भी कहते हैं आप लोग। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, द ड्रैगन फ्लाई गाइना खासियाका कैटेगराइज्ड बाय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉन्ग टेल वाज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अरुणाचल प्रदेश एट विच। अच्छा देखिए, इसी आवाज में लिख लीजिए कि फर्स्ट टाइम किया गया 1914 के बाद, 1914 के बाद। ठीक है ना, मतलब आफ्टर 1914, इसे लिख लीजिए। देखिए इसलिए कहते हैं ना कि पढ़ाने का ये होता है, कभी कभी कुछ चीजें छूट जाती है, जब मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसलिए आप बोलते हैं नोट करिए। 1914 के बाद क्या है कि इसको पहली बार देखा, उसके पहले देखा गया था लेकिन 1914 के बाद अभी देखा गया है। ठीक है, तो इसको स्पॉटेड कहाँ पे किया गया? नाम पता, असाधारण लंबी पूछ वाली ड्रैगन फ्लाई प्रजाति गाइना कहता खासिया का अरुणाचल प्रदेश किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार गई? नाम पता राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेयर ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज। दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई की खोज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द स्पीसीज गाइना खाता खासी याका वाज लोकेटेड इन माइक्रो हैबिटेट ऑफ द अबोर हिल्स। गाइना खाता खासी याका प्रजाति अबोर हिल्स के शुष्क आवासों पर पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। दिस रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट टाइम दिस macro invertebrate species has been registered anywhere in the northeast Indian region of the India। ठीक है। अच्छा, कह रहा है पहली बार इस सूच प्रजाति को भारत के उत्तर पूर्व में कहीं भी दर्ज किया गया है। बिल्कुल गलत बात है, पहली बार नहीं। पहली बार देखिए क्या है कि पहली बार दर्ज किया गया है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है कि 1914 में भी मिली थी एक बार। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? पूर्णतः गलत हो गया। तो क्या हो गया? केवल पहला सही हो गया। ठीक है ना, केवल क्या हो गया? पहला सही हो गया। ठीक लगाइए, केवल पहला सही। ठीक है ना।
ऐसा से जब देखते नाम पता नेशनल पार्क स्टैंड फॉर द मेजर हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन स्टडी, बिल्कुल सही बात है। नाम पदपा राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधताओं के अन्वेषण अध्ययन के लिए प्रमुख हॉटस्पॉट है, बिल्कुल सही बात है। The topographical variation extending the aboriginal accommodate the unique evolution niches and the rare microinvertebrates। अबोरिजिन तक फैले एक स्थलाकृतिक उद्धार चढ़ाव दुर्लभ अकशेरुकी जीवों मतलब मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स के लिए अद्वितीय विकास अनुकूलन प्रदान करते हैं। सही बात है, इसी तो हॉटस्पॉट है। ये हॉटस्पॉट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवोल्यूशनरी नीचेस का क्या कहते हैं, रेयर मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स का क्या कहते हैं, मिलता है, इसलिए क्या है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक नेवल गैलेंट्री पार्क। अभी अभी नेवल गैलेंट्री पार्क का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में। ये कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? लखनऊ में स्थापित किया गया है। क्या? नेवल गैलेंट्री पार्क। क्या नाम है इसका? नेवल गैलेंट्री पार्क। इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है ना। अच्छा, ये क्यों किया गया है? ये ओपन एयर डिस्प्ले म्यूजियम है, मतलब ये सभी के लिए ये म्यूजियम क्या है? ओपन है, कोई भी व्यक्ति जाके इसको देख सकता है म्यूजियम को। अच्छा, इसमें ऐतिहासिक परिदृश्य क्या जो इंपॉर्टेंट है, इसमें जो हिस्टोरिक वॉरशिप है हमारी, मतलब ये ऐतिहासिक युद्धपोत है हमारा INS गोमती, इसको क्या किया गया है? इसको प्रदर्शित किया गया है। मतलब गोमती इज प्राउडली प्रिजर्व्ड एंड शोकेस्ड इन द परमानेंट एग्जीबिशन लेआउट। मतलब इसमें क्या है, स्थायी प्रदर्शनी के रूप में INS गोमती को क्या किया गया है? प्रदर्शित किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चंस करते हैं। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड नेवल गैलेंट्री सर्विस इज एन ओपन एयर डिस्प्ले म्यूजियम शोकेसिंग द हिस्टोरिक वारशिप INS गोमती। ऐतिहासिक युद्धपोत INS गोमती को प्रदर्शित करने वाले नवनिर्मित नेवल गैलेंट्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। देखिए क्वेश्चन कितना परफेक्ट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेवल गैलेंट्री पार्क। इट वाज ऑफिशियली डेडिकेटेड टू नेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर। गलत जवाब। अभी आपने देखा ना कि नेवल गैलेंट्री पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आधिकारिक तौर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र को समर्पित किया गया। गलत जवाब। हमने देखा ना, रक्षा मंत्री ने किया है, राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है ना। अच्छा, द पार्क, अच्छा इसको गलत कर लीजिए ना, ये गलत हो गया ना। ठीक है, तो चला आप गलती से टिक मार दें। ठीक है ना। ये क्या हो गया? गलत हो गया आपका। अच्छा, द पार्क प्रोमिनेंटली इंटीग्रेट्स ओरिजिनल डिकमीशन हल एंड कंपोनेंट्स ऑफ INS गोमती। यह पार्क मुक्त रूप से सेवा मुक्त किए जा सके युद्धपोत INS गोमती मूल हिस्से घटकों को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही बात है, INS गोमती तो रखा गया ना यहाँ पर। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? सही हो गया। देखिए छोटी छोटी चीज देखनी पड़ेगी आपको। अब वो जमाना चला गया, वन लाइन करंट अफेयर्स करके आप लेसन ले सकते हैं। ठीक है, असर देखते हैं। लखनऊ हैज बीन चूजन एज द लोकेशन फॉर सेटिंग अप नेवल गैलेंट्री पार्क डिस्पाइट बीइंग ए लैंडलॉक्ड सिटी। बिल्कुल सही बात है, तटीय क्षेत्र न होने के बावजूद नेवल गैलेंट्री पार्क को स्थापित करने लखनऊ शहर को चुना गया है। बिल्कुल सही बात है। ओपन एयर नेवल म्यूजियम इन नॉन कोस्टल कैपिटल इनहेंस पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग द मैरीटाइम मिलिट्री हेरिटेज एंड नेवल फेवर। देखिए मतलब किस तरह से क्वेश्चन को देखिए आपको मतलब बताया जा रहा है कि गैर तटीय राजधानी क्षेत्रों में ओपन एयर नौसेना संग्रहालय स्थापित करने से समुद्री सैन्य विरासत की नौसेना वीरता के बारे में जन जागरूकता बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि ये म्यूजियम अगर लखनऊ में स्थापित होगा, जो कि लैंडलॉक। अच्छा, लैंडलॉक क्या होता है कि मतलब चारों तरफ जिसके शहर बसे हों, मतलब मान लीजिए एरिया हो गया, इसके अगल बगल में क्या शहर बसे। ठीक है, तो ये लैंड लॉक हो गया। ठीक है, और जिसके किनारे किनारे समुद्र होते हैं, जैसे मान लीजिए समुद्र में है, जैसे विशाखापट्टनम है, ठीक है, उड़ीसा राज्य है, ठीक है, इन सब किनारे ये लैंड लॉक नहीं कहलाए, क्योंकि इनके किनारे क्या है कि मैरीन एरिया है, मतलब पानी का क्षेत्र है, तो इसको लैंड लॉक कहेंगे। तो लैंड लॉक क्षेत्र में इसीलिए इसको बढ़ाया गया ताकि आम जनता भी इसके बारे में जान सके। तो ये रही आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, इसकी PDF आपको @सौरभ सिविल एकेडमी पे मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज बाइलिंगुअल है, मैंने जैसा आपको बताया बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, प्लस इसमें 30 MCQs हैं। मतलब विथ 30 MCQ सोचिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ, टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ, 30 MCQ भी पढ़ाता हूँ, और MCQ भी लाइनर, एक रेखीय प्रश्न, असर्शन रीजन प्लस स्टेटमेंट क्वेश्चन, जो यूट्यूब में आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जिसको वीडियो पसंद आ रही है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे तक शेयर करिए, ताकि और भी लोग जाने, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकें। और जनरली मैं आपसे दावा करता हूं कि जनरली इससे जो भी करंट अफेयर्स इससे आपके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, कल के करंट अफेयर। तब तक जय हिंद, जय भारत।